डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज जिस विषय पर आपसे बात करने जा रही हूँ वह है मेथड्स यूज्ड टू कंजर्व एंड एनहांस न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड्स। यानी वो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम फूड्स को कंजर्व कर सकते हैं, उसके अंदर की न्यूट्रिटिव वैल्यू को कंजर्व कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, है ना। मतलब भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व है उनको किन तरीकों के द्वारा कंजर्व किया जा सकता है या एनहांस किया जा सकता है। कंजर्व का मतलब हुआ कि उसी के अंदर जो पोषक तत्व उपस्थित है उसे एज इट इज रखना या संरक्षित रखना। एनहांस का मतलब होता है उसकी मात्रा को, पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एट द टाइम ऑफ कुकिंग के समय पर या भोजन पकाते समय हम किन बातों का ध्यान रखें कि वो पोषक तत्व कंजर्व रह पाए, है ना। क्योंकि इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट है कंजर्व और दूसरा पॉइंट है एनहेंस। तो सबसे पहले हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं ऑफ न्यूट्रिएंट्स की। तो एट द टाइम ऑफ कुकिंग यानी भोजन को बनाते समय हम किन किन चीजों में ध्यान रख के उसके अंदर उपस्थित पोषक तत्वों को बचाए रख सकते हैं। भोजन को पकाने में हम सारे स्टेप्स इंक्लूड करेंगे जो कि सब्जी को धोने या फ्रूट्स को धोने से लेकर उसको पकाने तक और उसको खाने तक में आते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा, हम घर पे लाके भोजन को सबसे पहले या भोज्य पदार्थों को धोते हैं, है ना बच्चों। सबसे पहले उसकी वॉशिंग की जाती है। तो हमें वॉशिंग के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हो सके हमें पूर्ण जो भोज्य पदार्थ है, जैसे फ्रूट एप्पल है उसको एज इट इज धो दें, न कि उसको काटने के बाद धोएं। धनिया है, पुदीना है, मेथी है यानी पत्ते वाली सब्जियां हैं, उनको भी हमें पहले साफ करना चाहिए। या कोई अन्य सब्जियां हैं, जब तक हो सकता है उन्हें हमें काटने से पहले धुलाई करनी चाहिए उन सब्जियों की। दूसरी बात आती है जब हम धुलाई से थोड़ा सा आगे चलते हैं कि उनको काटे कैसे। तो हमें सब्जियों को बारीक बारीक काटने की बजाय उनको बड़े बड़े टुकड़ों में काटना चाहिए, स्पेशली उन सब्जियों को जिनको की हमें काटने के बाद धोने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन से, क्योंकि धोते समय जल में घुलनशील होने के कारण वह पानी में आ जाते हैं, तो उनके लॉसेस ना हो, वो नष्ट न हो पाए। यानी एट द टाइम ऑफ वॉशिंग, एट द टाइम ऑफ कटिंग। तीसरी बात हम करते हैं कि कई सब्जियों में ऊपर से छिलका हटाना पड़ता है, तो इन छिलकों को हम बहुत मोटा न हटाएं और जरूरत ना है तो इन छिलकों को हम हटाएं नहीं या फिर पतला पतला ही उतारें। ऐसा ही ध्यान हमें फ्रूट्स में भी रखना चाहिए कि उनके छिलकों को हम मोटा ना उतारें। तीसरी बात जब हम करते हैं तो वो आता है कि भोजन को हम पका रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था कई सारे कुकिंग मेथड्स होते हैं भोजन को पकाने के। तो उन कुकिंग मेथड्स में से हमें ऐसे कुकिंग मेथड का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें कि उनके पोषक तत्वों के लॉसेस या हास जो हो रहा है वो कम हो। जैसे उबलते हुए पानी में पकाने की बजाय हमारे को प्रेशर कुकिंग यूज करनी चाहिए, क्योंकि उबलते हुए पानी में जब हम पकाएंगे तो वाष्प बनेगी और उसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का नाश हो जाएगा। तो जब तक हो सकता है हमें प्रेशर कुकिंग करनी चाहिए, या फिर हम बहुत अधिक तेल जब गर्म होता है उस समय उसके अंदर सब्जियां या तलने के लिए कोई भी वस्तु ना डालें, क्योंकि अधिक तापमान पर उसमें न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट है उसके लॉसेस ज्यादा होते हैं। भले वो विटामिन ए है, विटामिन सी है या ताप के कारण नष्ट होने वाले कोई भी विटामिन या खनिज लवण है, वो कोई भी हो सकता है। दूसरा, अधिक ताप में तेल में सब्जियों को न डालने के साथ साथ बहुत अधिक तापमान पर भी नहीं पकाना चाहिए और बहुत अधिक लंबे समय तक भी उन सब्जियों को नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो उनमें उपस्थित विटामिन का नाश भी होता है और खनिज लवण का भी होता है। साथ ही साथ प्रोटीन
और अन्य जो पोषक तत्व है उनका डीनेचुरेशन होने के भी चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन पकाने में जितने पानी की आवश्यकता है हम उतना ही पानी काम में लें। फॉर एग्जाम्पल हम लौकी का रायता बनाते हैं तो उसमें लौकी को घिस कर पानी में उबालते हैं, तो हम वही काम 1/4 ग्लास पानी में भी कर सकते हैं कि जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उतने में ही उसको उबालें। तो वो पानी हम अगेन ठंडा करके जब लौकी ठंडी हो जाती है उसे दही में मिलाते हैं, उबली हुई लौकी को, तो उसके साथ उसमें चला जाए क्योंकि उस पानी में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। यानी कोई भी इस तरह की चीज है, भली वो दाल है या कोई अन्य सब्जी है, उन सभी को उतने ही पानी में पकाना चाहिए जितने की पानी की आवश्यकता है उसको पकते समय, जिससे कि हमें उस पानी को फेंकना ना पड़े। कई सारी रेसिपीज के अंदर जैसे पनीर बनाते हुए पनीर का नीचे का पानी बचता है, जैसे कि वेव वाटर कहते हैं। इस तरह का पानी अगर किसी में बच रहा है तो उस पानी को हमें फेंकना नहीं चाहिए। उसका भी सेम रीजन है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं। अगर हम उसको एज इट इज फेंक देंगे तो न्यूट्रिटिव लॉसेस होंगे, है ना। तो उस पानी को हम दाल बनाते समय आटे में शक्कर डाल के कैसे भी हम उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही साथ हम जब भोजन बना रहे हैं तो कई बार दालों को बनाते समय सोडे का प्रयोग करते हैं कई लोग, जैसे कि छोला है, राजमा है, तो इस सोडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अल्कलाइन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन होते हैं उसका नाश कर देती है। उनको हम अगर 8 से 10 घंटे भिगो दें और उसके बाद इसकी कुकिंग करें, देन इनके जो लॉसेस होते हैं वो नहीं होंगे। यानी कि जो सोडे का प्रयोग जिन लोगों के द्वारा किया जाता है, अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन को उसी में रखना चाहते हैं तो उस सोडे का प्रयोग नहीं करें। इसके साथ ही विटामिन सी जो होता है वह ताप के प्रभाव से 50% तक नष्ट हो जाता है। इस कारण से अगर हम किसी में नींबू का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे पोहा बनाते समय, तो हमें गैस जब ऑन है लास्ट में या पहले ही कई लोग शक्कर, नमक और नींबू एक साथ पोहा में डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। या दाल या किसी भी सब्जी में अगर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ विटामिन सी हम नींबू यूज कर रहे हैं तो हमें एट द टाइम ऑफ कुकिंग नहीं डालना चाहिए। जब वो भोज्य पदार्थ बन जाता है, टेबल पे आ जाता है, देन हम ऊपर से उसमें नींबू को ऐड करना चाहिए, जिसके कारण से हम उसका एक्चुअल अमाउंट जो है वह ले पाए। विटामिन सी की जो भी चीजें हैं, इन सभी चीजों में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हो सके उसे हमें गर्म करने पे, नष्ट होने के कारण से उसे गर्म तापमान पे ना डालें। उसको जब टेबल पे चीज आ जाती है, खाने के लिए तैयार है, उस समय पर हमें उस भोजन में उसको डालना चाहिए। ये तो बात थी हाउ टू कंजर्व न्यूट्रिएंट्स इन द फूड स्टफ, है ना, कि उसको कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उसको कैसे बचाए रख सकते हैं। अब दूसरा चीज आती है एनहांस करना या बढ़ाना। उसमें हम न्यूट्रिएंट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट आता है जर्मिनेशन, या जिसे हम अंकुरन कहते हैं। अंकुरन आप सभी ने पढ़ा होगा, कई बार छोटी क्लासेस में किया होगा। मूंग को अंकुरित करके आपने पौधा बनाया होगा, है ना। या घरों में कई बार आलू पड़े होते हैं, उसमें स्वतः ही अंकुरन हो जाता है पड़े पड़े ही, क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती रहती है, उसमें मॉइस्चर होता है, इन सारी वजह से। आज हम खुद जो चाहते हैं अंकुरन करना, उनकी बात करेंगे कि हम अनाजों और दालों, इन दोनों का अंकुरन करने से हमें कई सारे फायदे होते हैं। अब बात आती है कि अंकुरन होता क्या है। सबसे पहले हमें जिसका अंकुरन करना है उसको पानी में भिगो दिया जाता है 8 से 10 घंटे करीब। उसके बाद उसमें से उस पानी को निकाल दिया जाता है और उसे एक गीले आंध्र कपड़े में बांध दिया जाता है पोटली के फॉर्म में। तो वो जो कपड़े का मॉइस्चर होता है उसमें जर्मिनेशन का या अंकुरन का प्रोसेस जो होता है उसको चालू करता है। कई बार वो कपड़ा बीच में सूखने लगता है, तो उस कंडीशन में
हमें उस कपड़े पे पानी के छींटे भी देने पड़ जाते हैं। और ये अंकुरन का प्रोसेस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका वो फूड स्टफ क्या है। अगर मूंग है तो जल्दी हो जाएगा, पर चना में टाइम लगता है। मोठ है तो जल्दी हो जाएगा, पर जो ज्वार में टाइम लगता है। तो हम किस चीज को अंकुरित कर रहे हैं और कौन से मौसम में कर रहे हैं। गर्म अगर जलवायु है तो अंकुरन जल्दी हो जाएगा, पर ठंडा एनवायरनमेंट है तो उसको टाइम लगेगा। अब ये तो बात हुई अंकुरन किसे कहते हैं। अब इसके फायदे क्या होते हैं। अंकुरन करने के कारण इसमें एंजाइम्स की मात्रा, सक्रिय एंजाइम्स की मात्रा बढ़ जाती है, अतः भोजन की पाचनशीलता बढ़ जाती है। इसके अंदर जो उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट या सिंपल शर्करा के फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए अधिक पाचनशील होते हैं। प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, इसलिए इसकी पाचनशीलता बढ़ जाती है। साथ ही साथ पाचनशीलता के बढ़ने के साथ साथ इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो विटामिन सी इसमें उपस्थित नहीं होता है पहले से, वो विटामिन सी का इसमें ऑटोमेटिक संश्लेषण हो जाता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है। साथ में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो उपस्थित तो होते हैं पर हमारी बॉडी को अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइटिक एसिड प्रेजेंट है। तो ऐसा फाइटिक एसिड जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो नष्ट हो जाता है अंकुरन के समय। तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हमारे शरीर को अवेलेबल हो पाते हैं और इसकी साथ में मात्रा भी बढ़ जाती है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर जिसमें भी उपस्थित है वो नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है, अंकुरित मूंग हो, चना हो, मोठ हो, जौ हो, ज्वार हो, मेथी दाना हो, ये सभी चीजें ज्यादा फायदेमंद होती है। तीसरी जो न्यूट्रिएंट को एनहांस करती है वो आता है फर्मेंटेशन, या जिसे कि हम खमीरीकरण कहते हैं। खमीरीकरण से मतलब होता है कि उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन लाना। ये रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन जो लाए जाते हैं वह बैक्टीरियाज के कारण से आते हैं और जिसके कारण लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल बनते हैं। और इसी खमीरीकरण के द्वारा फूड्स को प्रिजर्व करके भी रखा जाता है, जैसे कि अचार के अंदर, या खमीरीकरण के प्रोसेस को वाइन, अल्कोहलिक फॉर्म में वाइन, बियर वगैरह बना के इसको प्रिजर्व करने के काम में लिया जाता है। खमीरीकरण जो प्रोसेस है इसके अंदर दाल और अनाज दोनों का यूज होता है। उन दोनों को भिगोया जाता है, जैसे कि इडली और सांभर आपके सबसे सिंपल सांभर नहीं, इडली एंड डोसा इसके सबसे सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, जिसके के अंदर हम अनाज लेते हैं और दाल लेते हैं। इनको अलग अलग 8 से 10 घंटे भिगोया जाता है, देन इनको पीसा जाता है, देन इनको मिक्स कर दिया जाता है आपस में, और फिर इसको फर्मेंटेशन के लिए 12 घंटे एटलीस्ट, या हम मैक्सिमम 1 डे तक रख सकते हैं। और जैसे जैसे इसमें बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें चेंजेस आने लगता है, इसके अंदर एनाएरोबिक या बिना ऑक्सीजन की क्रियाएं होने लगती है, जिसके कारण से आपका लैक्टिक एसिड बनने लगता है। और ये जो वांछित परिवर्तन होते हैं जिसके कारण से इसमें थोड़ी सी खटास आ जाती है, यानी स्वाद में इम्प्रूवमेंट होता है, इसकी सुगंध में इम्प्रूवमेंट होता है, इसकी पाचनशीलता बढ़ जाती है, और फिर इसी घोल के द्वारा डोसा या इडली बनाया जाता है। यह जो फर्मेंटेशन फूड्स होते हैं ये बनने में नरम बनते हैं, मुलायम बनते हैं एंड स्पॉन्जी बनते हैं, और लोगों की पसंद किए जाने व्यंजनों में से एक व्यंजन होता है। अब इसके ये फायदे होते हैं कि इसके अंदर जो है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में अतिशय वृद्धि हो जाती है, भले वो B12 होता है, आपका राइबोफ्लेविन है या नियासिन है या थायमिन है। इसके अलावा विटामिन सी जो इसमें उपस्थित नहीं होता वो संश्लेषित हो जाता है और इसकी मात्रा में अतिशय वृद्धि हो जाती है। साथ ही फाइटिक अम्ल का नाश होने के कारण से आयरन, कैल्शियम, जिंक जो कि पहले उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे वो शरीर को उपलब्ध हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल फॉर्म में आ गई है तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी। प्रोटीन जो है अपने सिंपल फॉर्म में आ जाता है, यानी इजीली डाइजेस्टेबल होता है फर्मेंटेड फूड। अब हम बात करेंगे फर्मेंटेशन के बाद में सप्लीमेंटेशन की। 4th पॉइंट है हमारा इस टॉपिक के अंदर सप्लीमेंटेशन।
सप्लीमेंटेशन जो होता है, जिसे कि पूरक आहार भी कहा जाता है या पूरकता भी कहा जाता है, ये जो सप्लीमेंटेशन होता है यह प्राकृतिक रूप से किया जाता है। जैसे कि पहले भी जब हमने अनाज और दालें पढ़ा था उसमें बात की थी कि प्राकृतिक रूप से अनाजों के अंदर एक अमीनो अम्ल लाइसीन की कमी होती है, परंतु ये अमीनो अम्ल जो है दालों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दालों में एक अमीनो अम्ल की कमी है, परंतु जिसका नाम है मिथियोनीन, परंतु यह जो अमीनो अम्ल है वो अनाजों में अधिक पाया जाता है। तब जब हम इन दोनों चीजों को मिला के काम में लेते हैं तो ये प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के परिपूरक होते हैं, पूरक आहार बनाने का कार्य करते हैं और अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन देने का कार्य करते हैं। इंडियन फूड्स में कई ऐसे फूड्स हैं जिसमें कि इन दोनों का मिक्सचर काम में लिया जाता है, जैसे कि डोसा, इडली की तो अभी अपन ने बात की ही थी। साथ ही साथ अगर हम दलिया बना रहे हैं जिसमें कि दालों का प्रयोग कर रहे हैं तो भी वो इसका कॉम्बिनेशन फूड हुआ। अगर हम दाल रोटी साथ में खा रहे हैं तो भी इसका एग्जाम्पल हुआ। दाल चावल खा रहे हैं तो भी इसका एग्जाम्पल हुआ। खिचड़ी खा रहे हैं तो भी इसका एग्जाम्पल हुआ। यानी इंडियन फूड्स कई सारे ऐसे हैं जिसमें कि हम अनाज और दालों का मिक्सचर तो करते ही हैं। इसके अलावा अगर हम इनको सब्जियों के साथ मिला के काम में ले रहे हैं या दूध के साथ मिला के ले रहे हैं, जैसे दही बड़ा है ना, या खीर है ना, खीर यानी कि दूध प्लस अनाज, या दही बड़ा मतलब दाल प्लस दूध, तो ये भी एक दूसरे को पूरक करने का कार्य करते हैं। और इस तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं वह पूरक होने, एक दूसरे के पूरक होने के कारण से व्यक्ति को अच्छे न्यूट्रिएंट्स देने का कार्य करते हैं। अब हम 5th पॉइंट पे आएंगे। इसमें दो चीज कवर करेंगे, फोर्टिफाइड या फोर्टिफिकेशन एंड एनरिचमेंट। फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है खाद्य पदार्थों को दृढ़ बनाना या उस खाद्य पदार्थों को संपन्न बनाना। फोर्टिफिकेशन और एनरिचमेंट यानी कि दृढ़ और संपन्न करना है ना, यानी कि जो पोषक तत्व उसमें उपस्थित नहीं है या कम मात्रा में उपस्थित हैं उसको भी ऐड करना, और जो प्रोसेसिंग के समय नष्ट हो गए हैं उनको वापस से भोज्य पदार्थों में ऐड करना। अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो पोषक तत्व उसमें पहले से उपलब्ध नहीं है या कम मात्रा में उपलब्ध है, ऐसे पोषक तत्वों को भोज्य पदार्थ में जब मिलाया जाता है तो उसे फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। और ऐसे पोषक तत्व जो पहले से भोज्य पदार्थ में उपस्थित तो थे, परंतु एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब हुआ प्रक्रिया के समय, यानी जैसे गेहूं से जब आटा बन रहा है, मैदा बन रहा है, उस समय पे ये नष्ट हो गए हैं, तो ऐसे पोषक तत्वों को ऐड करना जो होता है वो एनरिचमेंट कहलाता है। और ये दोनों ही चीजें जो है इसलिए की जाती है जिससे कि व्यक्ति को पोषक तत्वों की कमी ना हो, यानी पोषक तत्वों की मात्रा को भोज्य पदार्थ में बढ़ाया जाता है या उस लेवल तक लाया जाता है जितना पहले था। और इसी के द्वारा जो विकासशील देशों में कुपोषण की बीमारियां हो रही है उनको दूर किया जाता है। फोर्टिफाइड कई सारी चीजें आजकल बाजार में उपलब्ध है, जैसे फोर्टिफाइड आटा आता है, फोर्टिफाइड ब्रेड आती है, फोर्टिफाइड मैक्रोनीज आती है। इसके साथ साथ ही आपका जो नमक होता है जिसमें कि आयोडीन को ऊपर से मिलाया जाता है वो फोर्टिफाइड आयोडाइज साल्ट कहलाता है। इसी तरीके से जो वनस्पति घी है, जिसे पहले डालडा कहा जाता था, जो कि वनस्पति तेलों से बनता है, उसमें विटामिन ए को ऐड किया जाता है। इसके अलावा आपका कई सारे फोर्टिफाइड दूध बाजार में उपलब्ध है। इसके साथ जो आज का हमारा ये विषय था, methods used to develop and enhance the nutritive value of food, ये यहाँ पे समाप्त होता है।